सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज सर आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। जैक द्वारा माध्यमिक परीक्षाओं के लिए तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके लिए जैक द्वारा मॉडल सेट भी जारी कर दिए गए हैं प्रत्येक विषय के। तो यहाँ पर मैं वाणिज्य विषय के बही का तथा लेखा शास्त्र के विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मॉडल प्रश्न पत्र को लेकर के आया हूँ, जो संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में दर्शाया गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आइए फटाफट देखते हैं कि इसके कौन कौन से निर्देश हैं। तो जो सबसे पहला निर्देश है वो है परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तर प्रश्न हैं और उनमें से 5 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं, यानी 1 से 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 के नहीं देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से 14 कुल प्रश्नों की संख्या 7 है, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनमें भी 2 को नहीं देने, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 2 नहीं देने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 15 से 19 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं देने हैं। तो आइए चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए जो है उसमें जो सेक्शन ए यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें जो पहला क्वेश्चन है विनिमय पत्र के 2 लाभ बताएं। विनिमय पत्र का पहला लाभ है विनिमय पत्र ऋण का लिखित व कानूनी प्रमाण पत्र होता है और भुगतान की तिथि का निश्चित होना संभव। ये विनिमय पत्र के 2 लाभ हैं, यानी पहला ऋण का लिखित व कानूनी प्रमाण पत्र, दूसरा भुगतान की तिथि का निश्चित होना संभव। क्वेश्चन नंबर 2 है स्थिति विवरण की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताएं। स्थिति विवरण की 2 विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता है यह एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, यानी किसी पार्टिकुलर डेट को ये बनाया जाता है। दूसरा है इसके दोनों पक्षों के योग बराबर होते हैं तथा यह व्यापार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ह्रास लगाने की 2 प्रमुख पद्धतियों के नाम लिखें। ह्रास लगाने की 2 प्रमुख पद्धतियां हैं। पहली है स्थायी किस्त या सरल रेखा पद्धति, जिसे सीधी रेखा पद्धति या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा है क्रमागत ह्रास या घटते हुए मूल्य पद्धति, इसे रिटर्न डाउन मेथड भी कहा जाता है, यानी WDB। क्वेश्चन नंबर 4 है सुधार की प्रविष्टि बताएं। रिमझिम से प्राप्त 500 रुपये को राधिका के खाते में जमा कर दिया गया। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ सुधार के लिए एंट्री बनाना है, यानी कि रिमझिम से हमको 500 रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन उसको हम गलती से राधिका के खाते में जमा कर दिए थे। तो यहाँ हम राधिका को डेबिट कर देंगे और रिमझिम को हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपये से। अगर आप सुधार वाली एंट्री नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, जो एक रफ पेपर उठाइए, उस पेन लीजिए और लिखिए। जो सही एंट्री हो पहले उसको लिखिए, फिर उसके नीचे जो गलत एंट्री कर दी गई है उसको लिखिए, फिर दोनों एंट्रियों में जो कॉमन हो उसको आप काट दीजिए। फिर उसके बाद जो शेष बचे वो आपकी एरर और रेक्टिफिकेशन की एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है राधिका अकाउंट डेबिट टू रिमझिम अकाउंट। यहाँ मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया हुआ है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेजी में बनाइए या कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में बनाएं। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है रोकड़ बही की 2 विशेषताओं को लिखें। रोकड़ बही की 2 विशेषताएं हैं। पहला है रोकड़ बही लेन देन के केवल एक पक्ष अर्थात रोकड़ का अभिलेख करती है, यानी रोकड़ बही में केवल नकदी लेन देन का लेखा किया जाता है। दूसरा है रोकड़ बही एक सहायक बही और खाता बही दोनों है, यानी रोकड़ बही एक सहायक बही भी है और एक प्रधान बही भी है, यानी रोकड़ बही बनाने के बाद अलग से आपको रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विपत्र का अनादरण किसे कहते हैं। जब विपत्र का स्वीकारकर्ता भुगतान की तिथि पर किन्हीं कारणों से भुगतान की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विपत्र का अनादरण कहते हैं, यानी विपत्र कोई भी बिल जिसको स्वीकार करने वाला भुगतान तिथि पर उस राशि को भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो इसे हम विपत्र का अनादरण या तिरस्कृत होना या प्रतिष्ठित होना आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यापारिक खाता बनाने के 2 लाभ बताएं।
व्यापारी खाता बनाने के 2 लाभ यहाँ दिए हुए हैं। पहला लाभ है व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान होता है। दूसरा है विभिन्न वर्षों के लाभ या हानि का तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापार की प्रगति का ज्ञान हो जाता है। तो व्यापार खाते के द्वारा हम कई वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम अपने व्यापार की प्रगति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी की ओर, यानी लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, उचंती खाता या भूल चूक खाता कब बनाया जाता है? आइए देखते हैं इसके उत्तर को। बहुत प्रयत्न के बाद भी जब तलपट के दोनों पक्षों के योग बराबर नहीं होते हैं, तब तलपट के दोनों पक्षों के योग को बराबर करने के लिए उचंती खाता या भूल चूक खाता बनाया जाता है या खोला जाता है। भविष्य में जैसे जैसे अशुद्धियों का पता चलता है, वैसे वैसे इन अशुद्धियों का सुधार उचंती खाते से किया जाता है। यानी जब हम तलपट बना रहे हैं और उसके डेबिट और क्रेडिट साइड का योग बराबर ना हो, तो उसके लिए हमें उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट को खोलना पड़ता है। यानी जिस पक्ष का अमाउंट कम होगा उधर हम उचंती खाता खोल के कमी वाली राशि को उसमें लिख देंगे, और भविष्य में जब इन अशुद्धियों का पता चलेगा तो उचंती खाता स्वतः बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तलपट एवं आर्थिक चिट्ठा में अंतर बताइए। तलपट एवं आर्थिक चिट्ठा में अंतर। पहला है, यह कच्चा चिट्ठा कहलाता है। आर्थिक चिट्ठा को पक्का चिट्ठा कहते हैं। तलपट व्यापार व लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा व्यापार व लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। इसका उद्देश्य जर्नल व खातों की शुद्धता की जांच करना होता है, जबकि आर्थिक चिट्ठे का उद्देश्य व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना होता है। तलपट इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, यानी तलपट को बनाना ऐच्छिक है, जबकि आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य है। यह है तलपट और आर्थिक चिट्ठा में अंतर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनिमय पत्र का नमूना बनाएं। विनिमय पत्र का नमूना यहाँ पे बनाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिकट यानी स्टाम्प ड्यूटी यहाँ लगाएंगे, फिर 5,000 रुपये की धनराशि को लिखेंगे। आज से 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 5,000 रुपये का भुगतान कीजिए, इसका प्रतिफल दिया जा चुका है। सेवा में के झुंझुनवाला पटना, ये जो है ये स्वीकार करता यानी क्रेता है या ऋणी है, इसकी यहाँ पे स्वीकृति आवश्यक है। यहाँ स्वीकृति इन्होंने दी हुई है के झुंझुनवाला, और पीके भारती जो हैं ये बिल के लेखक हैं, और इनका जो पता है वो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, रांची 20 जनवरी 2023, यानी आज की तिथि मैंने यहाँ लिखी हुई है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें तिथि डाल सकते हैं। तो ये है विनिमय पत्र का नमूना, इसको आप याद कर लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विनिमय पत्र के कौन कौन से पक्षकार होते हैं, संक्षेप में बताएं। 11 के उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो विनिमय पत्र के पक्षकार होते हैं, इसमें 3 पक्षकार दिए हुए हैं। पहला है लेखक या अर्ता, वह व्यक्ति जो किसी विनिमय पत्र को लिखता है तथा भुगतान करने का निर्देश देता है, विनिमय पत्र का लेखक या आहर्ता कहलाता है। दूसरा है स्वीकर्ता, वह व्यक्ति जिस पर विपत्र लिखा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति विपत्र पर अपनी स्वीकृति देकर हस्ताक्षर करता है, स्वीकर्ता कहलाता है। तीसरा होता है अदाता या भुगतान पाने वाला, वह व्यक्ति जो वास्तव में विपत्र में अंकित राशि का भुगतान स्वीकारकर्ता से प्राप्त करता है, अदाता या भुगतान पाने वाला कहलाता है। तो विपत्र के ये 3 मेन पक्षकार हैं। पहला है आहर्ता या लेखक, और दूसरा है स्वीकर्ता, और तीसरा है अदाता या भुगतान पाने वाला। 3 को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुधार की प्रविष्टि बनाएं। एक और सुधार वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें ए बी करके 2 दिया हुआ है। ए जो है इतवारी से 850 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन मोलिका के खाते में जमा कर दिया गया। सेम ऐसा ही प्रश्न इसके ऊपर मैंने हल किया हुआ है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसके एंट्री को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इतवारी से 850 रुपये प्राप्त किए थे, लेकिन गलती से इसको मोनिका के खाते में जमा कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग मोनिका को डेबिट कर देंगे और इतवारी को 850 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो जाएगा, बिंग रेट 850 रुपीज़ रिसिव्ड फ्रॉम इतवारी रॉन्गली क्रेडिटेड टू मोनिका नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इसकी एंट्री इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था, पहले सही एंट्री बना लीजिए, फिर गलत एंट्री बना लीजिए, फिर दोनों में जो कॉमन हो उनको काट दीजिए, और जो बचता है उसको आप फिर लिख करके रेक्टिफाइंग एंट्री बना सकते हैं। आइए आगे प्रश्न को विस्तार से देखते हैं।
क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1650 रुपये का माल जो भोला से क्रय किया गया है उसे लाल के खाते में जमा कर दिया गया। यानी 1650 रुपये का माल हम भोला से क्रय किए थे, लेकिन उसको हम लाल के खाते में जमा कर दिए। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री को देखते हैं हम लोग। इसकी एंट्री हो जाएगी लाल डेबिट 1650 रुपये टू भोला 1650। अब ये कैसे हुआ आप इसको समझ लीजिए। यानी हमने भोला से माल क्रय किया था तो इसकी सही एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू भोला, लेकिन हमने एंट्री क्या गलत बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू लाल, यही कर दी थी हमने। तो हम अब क्या करेंगे, परचेज अकाउंट दोनों में कॉमन है, हम उनको काट देंगे। अब हमारा जो सही एंट्री बनेगा लाल डेबिट हो जाएगा टू भोला, बिंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री मेड इन द अकाउंट ऑफ भोला। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। इस प्रकार हम इसकी सुधार की प्रविष्टि कर लेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, मूल्यह्रास के 3 कारण समझाएं। तो मूल्यह्रास के 3 कारण देखते हैं। यहाँ पे मूल्यह्रास के 3 कारण दिए हुए हैं। पहला जो है घिसावट, संपत्तियों के प्रयोग के कारण उनमें टूट फूट होती है, गिरावट होती है और वे पुरानी एवं कमज़ोर हो जाती हैं, फलतः उनके मूल्य में कमी आ जाती है। दूसरी है कारण समय की समाप्ति। कुछ संपत्तियां जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, पट्टा, ट्रेडमार्क आदि ऐसी होती हैं जिनका जीवन काल निश्चित होता है, अतः जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उनके मूल्य में कमी होते जाती है। तीसरा पॉइंट है दुर्घटना होना। ट्रक, मोटर, ट्रैक्टर, कार आदि ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है, अतः दुर्घटना के कारण भी ह्रास उत्पन्न होता है। ठीक है, 3 कारण यहाँ दिया हुआ है। पहला जो है वो है घिसावट है, दूसरा है समय की समाप्ति और तीसरा जो है दुर्घटना। इसके अलावा भी और सारे कारण होते हैं, जैसे अप्रचलन होता है या रिक्तीकरण होता है या अन्य भी कारण होते हैं जिसकी वजह से संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है। ह्रास से संबंधित मैंने एक पूरा चैप्टर जो है मैंने वीडियो बना करके कॉमर्स गुरु चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वो ह्रास के नाम से ही उसका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और ह्रास से संबंधित चैप्टर को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों में अंतर के 3 कारण बताएं। रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों में अंतर के 3 कारण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है प्रविष्टि में कहीं भूल है, यानी हमारी जो प्रविष्टि हुई है उसमें या तो कुछ गलत हो गई है या हम प्रविष्टि करने में भूल कर दिए हैं। दूसरा कारण है कुछ लेखे रोकड़ बही में किए गए हैं और पासबुक में नहीं किए गए हैं। और तीसरा है पासबुक में तो प्रविष्टि हुई है पर रोकड़ बही में नहीं हुई है। मेन मिला जुला करके यही बात है कि कुछ ऐसे लेखे हैं जो हम रोकड़ बही में किए, पासबुक में नहीं किए। यानी जैसे किसी को चेक काट करके दिए, उसका लेखा हमने रोकड़ बही में किया लेकिन वो भुगतान के लिए बैंक में नहीं गया, तो भी हमारा रोकड़ बही व पासबुक में परिवर्तन हो जाएगा। और जो लास्ट कह रहा है कि पासबुक में तो प्रविष्टि हुई पर रोकड़ बही में नहीं हुई, यानी बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया खाते में या फिर बैंक चार्ज लगाया, तो यदि इंटरेस्ट देगा तो हमारा पासबुक जो है वो अधिक हो जाएगा और चार्ज लगाएगा तो पासबुक हमारा कम हो जाएगा। तो ये वो परिस्थितियाँ हैं जिसके आधार पर रोकड़ बही व पासबुक के शेषों में अंतर होते रहता है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य कारण हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिए सेक्शन सी यानी पहला जो प्रश्न है वो डिप्रिसिएशन से है कि 1 अप्रैल 2007 को कंपनी ने 80,000 रुपये में एक मशीनरी क्रय की और 10% वार्षिक की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास काटने का निर्णय लिया गया। 1 जुलाई 2008 को मशीनरी का एक हिस्सा जिसका पुस्तकीय मूल्य 1 अप्रैल 2007 को 16,000 रुपये था 10,000 रुपये में बेचा गया। कंपनी की पुस्तकों में 2007 एवं 8 के वर्षों के लिए मशीनरी खाता बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कि टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि जो हमारा टाइम पीरियड है यानी जो व्यावसायिक अवधि है वो कब से कब तक की है और मूल्यह्रास जो हम बनाएंगे वो कब से कब तक का, यानी जो हमारा अवधि है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है या 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला, ये क्लियर नहीं है, जिससे इस क्वेश्चन को बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा चीज़, इसमें जो सूचनाएं दी हैं वो स्पष्ट नहीं है, कुछ अधूरी सी मुझे प्रतीत हो रही हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को बना पाने में असमर्थ हूँ। क्योंकि यहाँ
जानकारी का अभाव है, इस वजह से भी क्वेश्चन बन नहीं पा रहा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और क्वेश्चन के डिटेल को बताने का कष्ट करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। 1 अक्टूबर 2020 को रीना ने रितु को 8,000 रुपये का माल बेचा। उसी तिथि को रितु ने रीना के द्वारा लिखे 8,000 के 2 माह के विपत्र पर अपनी स्वीकृति दे दी। रीना ने दे तिथि पर विपत्र को अपने पास रखा और दे तिथि पर उसको बैंक में वसूली के लिए भेज दिया। इस दौरान रीना को बैंक से सूचना मिल गई कि विपत्र का भुगतान दे तिथि पर प्राप्त हो गई है तथा रितु की पुस्तकों में रोजनामचा कीजिए। यानी रीना और रितु की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां करना है। तो आइए इसकी प्रविष्टि को मैं बना रखा हूँ, संक्षेप में फटाफट इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रीना, यानी रीना की पुस्तकों में पहले हमने जो एंट्री किया है उसको दिखा दे रहे हैं आपको। 1 अक्टूबर 2020 को रितु को हमने माल बेचा है, तो उसकी एंट्री क्या बनी है, रितु डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है रितु डेबिट टू सेल्स अकाउंट और ये 8,000 रुपये का है। उसके बाद सेकंड एंट्री, यानी उसी दिन रितु ने एक बिल को स्वीकार किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रितु, ये हो जाएगी उसकी सेकंड एंट्री, ये भी 8,000 रुपये की। ये नरेशन आप देख लीजिए, नरेशन लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। फिर 2 माह का बिल था जो भुगतान तिथि पर भुगतान कर दिया गया है, तो इसकी भुगतान तिथि होगी 4 दिसंबर 2020, यानी 2 महीना प्लस 3 दिन अनुग्रह दिवस इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो इसमें कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये भी 8,000 रुपये का होगा। सेम इसी तरीके से रितु के खाते में भी एंट्री होगी। यहाँ देख लीजिए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रितु। अब रितु माल खरीद रही है, तो माल खरीदने की क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीना, यानी रीना से हम उधार माल खरीद रहे हैं, तो ये रीना की एंट्री हो जाएगी। ठीक है। यदि आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाते हैं, बनाने में आपको समस्या है, तो मेरे द्वारा जर्नल एंट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड किए गए हैं। उस वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके जर्नल एंट्री को खोजिए और वहीं से आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आसानी से आप जर्नल एंट्री बनाना सीख जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। दूसरा एंट्री, यानी रितु ने जब बिल की स्वीकृति दे दी, तो इसकी एंट्री क्या बनी, रीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये भी 8,000 रुपये का है। उसके बाद भुगतान तिथि पर जब रितु ने भुगतान किया तो क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 8,000 रुपये का। ठीक है। तो ये 3 एंट्रियां बनेंगी रितु और रीना के दोनों के खाते में। तो ये एंट्रियां मैंने बना दी हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले करके आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र के बीच अंतर बताइए। तो हमको डिफरेंस बताना है विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र के बीच में। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र के बीच में। पहला अंतर है लेखक। विनिमय पत्र ऋणदाता लिखता है, यानी इसका जो लेखक होता है वो ऋणदाता होगा, और प्रतिज्ञा पत्र देनदार लिखता है, यानी जो ऋणी होता है, यानी जो माल खरीदने वाला होता है वो लिखता है। स्वभाव, विनिमय पत्र भुगतान का आदेश है और प्रतिज्ञा पत्र भुगतान की प्रतिज्ञा है। स्वीकृति, बिल पर स्वीकृति आवश्यक है, बिल पर स्वीकृति आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चौथा पॉइंट है पक्षकार, यानी विनिमय पत्र में 3 पक्ष होते हैं और इनमें 2 पक्ष होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्ष होते हैं। प्रतियां, विदेशी बिल की 3 प्रतियां लिखी जाती हैं, यानी 3 प्रतियों में तैयार की जाती है विनिमय पत्र, और प्रतिज्ञा पत्र जो है वो केवल और केवल 1 प्रति में तैयार की जाती है। ठीक है। टिकट, दर्शनी बिल पर टिकट नहीं लगाया जाता है, जबकि दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र पर टिकट लगाया जाता है। ये है स्थितियां। अब है अनादरण। अनादरण पर दायित्व। अनादरण पर दायित्व किसका होता है, बिल का लेखक बिल का भुगतान न होने पर उत्तरदायी नहीं होता, यानी जब हम बिल को भुगतान तिथि तक अपने पास रखते हैं और बिल का भुगतान नहीं होता है तो उसमें लेखक का उत्तरदायित्व नहीं होता। परंतु यदि उस बिल को लेखक द्वारा बेचान कर दिया जाता है और उस तिथि भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान नहीं होता है, तब लेखक जो है उस बिल के लिए उत्तरदायी होगा। प्रतिज्ञा पत्र का लेखक भुगतान के लिए सदैव उत्तरदायी होता है। निकराई या नोटरी चार्ज, बिल के तिरस्कृत होने पर निकराई कराना आवश्यक है, बिल के तिरस्कृत होने पर निकराई कराना आवश्यक नहीं है। ठीक है। ये अंतर थे प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न संपत्तियों का वर्गीकरण कीजिए एवं उनकी व्याख्या कीजिए।
यहाँ पर दिया हुआ है संपत्तियों का वर्गीकरण। तो पहली जो संपत्ति है, संपत्तियों में यानी दो प्रकार की मुख्यतः संपत्तियाँ होती हैं। जो पहली है वो है गैर चालू संपत्तियाँ या स्थायी संपत्तियाँ, और जो दूसरी संपत्ति होती है वो चालू संपत्ति होती है। ठीक है, तो मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं इनको वर्गीकरण यदि किया जाए तो जो पहला है गैर चालू या स्थायी संपत्तियाँ, उसे देखते हैं। गैर चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती हैं और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर आदि। यह दो प्रकार की होती है। जो गैर चालू संपत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली संपत्ति मूर्त संपत्ति और दूसरी जो होती है वो अमूर्त संपत्ति। ठीक है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति होती है। ये दो प्रकार की संपत्तियां हैं। ये गैर चालू संपत्तियां दो प्रकार की हैं। पहला जो है मूर्त संपत्तियां, यानी मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता हो, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व हो। उदाहरण भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, उपस्कर आदि। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। उदाहरण ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि। ठीक है, तो ये है मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। ये दोनों प्रकार की जो संपत्तियां हैं ये गैर चालू या स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं चालू संपत्ति की। ठीक है, चालू संपत्तियां क्या है? चालू संपत्ति जो है, चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि में रोकड़ में परिवर्तन के लिए रखी जाती हैं, इसलिए इन्हें चालू या परिवर्तनशील संपत्तियां भी कहते हैं। उदाहरण प्राप्य बिल, स्टॉक, देनदार, रोकड़ प्रदत्त व्यय आदि। ठीक है, तो ये चालू संपत्तियां हैं। चालू संपत्तियों के अलावा एक और संपत्ति होती है जिसे हम तरल संपत्ति कहते हैं। ये चालू संपत्तियों के अंतर्गत ही आती है, यानी ऐसी संपत्तियां जो नकदी स्वरूप होती है या जिनको हम नकदी के रूप में तुरंत परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम चालू तरल संपत्तियों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे रोकड़, स्टॉक, ये सब जो होते हैं उनको हम तरल संपत्तियों के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग प्रश्न को देखते देखते लास्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं। लास्ट प्रश्न को बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं आप और कॉमर्स में आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना आवश्यक है। आप इस चैनल से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में लाने का प्रयास करें, जिससे आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए श्री रोहित का निम्नलिखित तलपट है। यानी रोहित एक व्यवसायी है जिसका तलपट नीचे दिया हुआ है। इस तलपट के आधार पर आपको 3 चीज़ें मेंटेन करनी है। ठीक है, वो 3 चीज़ कौन कौन है? व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और उसी तिथि का चिट्ठा या स्थिति विवरण। यहाँ नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं, अतिरिक्त सूचना आप देख रहे हैं, अतिरिक्त सूचना यहाँ दी हुई है। इनका एडजस्टमेंट करते हुए आपको 3 चीज़ बनाना है, व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। तो मैंने इन सूचनाओं के आधार पर कम समय लगाते हुए, यानी आपका जो समय है वो बचाते हुए ऑलरेडी बना रखा है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये सब व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। सीधे सीधे हम लोग सवाल पे आते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पे देखिए मैंने पहला चीज़ लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का है, ये सवाल में दिया हुआ, आप इसको हूबहू उतार देंगे। फिर दूसरा है परचेज यानी क्रय, 30,000 रुपये है। मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था इसलिए इसको यहाँ से काट दिया। अब यहाँ परचेज में से हम क्या करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, यानी हम क्रय वापसी को इसमें घटा देंगे। 1,000 क्रय वापसी था, अब यहाँ हमारा 29,000 रुपये आ जाएगा। फिर हम इधर लिख देंगे प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वे 3,000 रुपये यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्रेडिट साइड में आते हैं, यहाँ पर हम बाई सेल्स यानी कुल विक्रय हमारा कितना है 50,000 रुपये, उसमें से हम क्या करेंगे लेस सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी को हम घटा देंगे। तो हमारा कितना हुआ 47,000 रुपये शुद्ध विक्रय। और समायोजनाओं में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपये, ये अतिरिक्त सूचना में दिया हुआ है नीचे। उस आधार पर अब हम क्या करेंगे, इनको करने के बाद अब हम इनका
टोटल करते हैं यानी दोनों पक्ष को जोड़ेंगे तो इधर का पक्ष का जो टोटल आएगा वो 65,000 रुपये और इधर जो आएगा वो कम आएगा 23,000 रुपये। तो 23,000 रुपये जो है यहाँ देखिए दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ये अंतर को हम क्या दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इधर का जो हमारा बैलेंस है वो ज़्यादा है, इधर का हमारा बैलेंस कम है। तो इधर कम वाले बैलेंस को क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए 23,000 रुपये जो हमारा वो सकल प्रॉफिट हो गया यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। 23,000 रुपये हमने यहाँ दर्शा दिया। अब आगे देखिए 23,000 हम वहाँ ले आए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वो जो ट्रायल बैलेंस है तलपट उसमें दिया हुआ है सैलरी दी हुई है 11,000 रुपये प्लस सूचनाओं में, अतिरिक्त सूचनाओं में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी अदत्त वेतन। अदत्त वेतन ऐसा वेतन होता है जो काम तो करा लिया गया है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो इसे हम वेतन में जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये ये हो जाएगा। रेंट है यानी किराया है 5,000 रुपये। बैड डेब्ट्स अतिरिक्त सूचना में दिया हुआ है अशुद्ध ऋण वो 1,500 रुपये है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है डिप्रिसिएशन यानी ह्रास दिया हुआ है 10% उपस्कर पर चार्ज कीजिए। तो 10% यानी 6,000 का 10% 600 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मैंने 23,000 रुपये लिखा हुआ है। अब फिर वही हम काम करेंगे, इधर का और इधर का टोटल करेंगे। तो इधर जो आएगा 23,000 और इधर जो आएगा वो 3,900 रुपये आपका कम आएगा। तो ये 3,900 रुपये आपका जो होगा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट के आधार पर यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल 40,000 रुपये प्लस इसमें एड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ देंगे तो ये 43,900 रुपये हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो हमारा समायोजन में दिया हुआ था उसको हम यहाँ 1,000 लिख देंगे और क्रेडिटर्स हमारा 15,000 रुपये है। ये हमने लाइबिलिटी साइड के लिख दिए अमाउंट को। अब इधर हम आएंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला जो हमारा कैश है 8,000 रुपये, फर्नीचर हमारा 6,000 रुपये था जिस पर 10% की दर से ह्रास लगाना था। तो ह्रास की राशि को हम इसमें से घटा देंगे यानी 5,400 रुपये हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद डेप्टर्स है 30,000 रुपये। अब डेप्टर्स में से हम जो बैड डेप्ट्स यानी 1,500 रुपये राइट ऑफ किए थे उसको इसमें से हम घटाएंगे। अब हमारे जो एक्चुअल देनदार बचे हैं वो हैं 28,500 रुपये यानी 1,500 रुपये ऐसे देनदार थे जिनसे अब धनराशि मिलने की उम्मीद नहीं है। आगे है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपका अतिरिक्त सूचना में समायोजनाओं में दिया हुआ था 18,000 रुपये। तो अब ये हमने लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड के सभी आइटमों को लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर के अमाउंट को और इधर के अमाउंट को, दोनों के अमाउंट को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारा दोनों साइड का जो बैलेंस आएगा वो 59,900। बैलेंस शीट में एक चीज़ और होता है, आप जानते हैं कि जब हमारा दोनों साइड का बैलेंस यानी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स इक्वल हो जाए तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का बैलेंस सेम हो गया, तो इस प्रकार हम मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप नोट कर लें, तैयार कर लें और इसको आप बनाने का प्रयास करें, ऐसे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।